दोस्तों इस चैनल पे फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, पोल साइंस, हिस्ट्री एक्सेट्रा। तो सिंपली आपको उन सब्जेक्ट्स की वीडियो देखने के लिए चैनल के आइकन पे क्लिक करना है एंड देन आपके सामने जब अगला इंटरफेस ओपन होगा तो आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जब आपके सामने बहुत सारी प्लेलिस्ट ओपन होंगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यही सारे आपकी सब्जेक्ट की सारे चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएंगी आपको यहाँ पे। तो आप एक एक करके वो सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। तो आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर अपने सब्जेक्ट EVS मतलब एनवायरमेंटल साइंस जो हमारा सब्जेक्ट है इसको स्टार्ट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं, EVS जो हमारा सब्जेक्ट है ये हमारे लिए बहुत कंपलसरी सब्जेक्ट है। जैसे कि हमारा कम्युनिकेशन सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत कंपलसरी है। ये जो दोनों सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट ईयर के लिए कंपलसरी इसीलिए है बिकॉज इन दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना होता है, कोई भी एक सब्जेक्ट सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना होता है। ठीक है, जैसे कि अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में कम्युनिकेशन मिल चुका है तो सेकंड सेमेस्टर में आपको EVS पढ़ना ही पढ़ना होगा। सो EVS एंड कम्युनिकेशन दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आज की हम अपनी इस वीडियो में आपको EVS सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम इसके अंदर अपने यूनिट फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट पर्यावरण अध्ययन का परिचय शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा स्टार्ट करने वाले हम पहले समझने वाले हैं पर्यावरण शब्द का मतलब कि पर्यावरण शब्द होता है क्या, इसका मतलब क्या होता है। तो पर्यावरण शब्द जो है परि प्लस आवरण इन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो परि शब्द का अर्थ होता है, इसका मतलब होता है चारों ओर। तो परि शब्द का मतलब होता है चारों ओर प्लस आवरण, आवरण का मतलब है घिरा हुआ। तो अगर हम बोले पर्यावरण शब्द जो होता है इसका अर्थ होता है चारों ओर से घिरा हुआ। इसका मतलब हम अपने चारों ओर जो भी चीज़ देखते हैं, हम जिन भी चीज़ों से घिरे हुए हैं वो हमारा पर्यावरण है। ठीक है, हमारे चारों ओर जो भी चीज़ें हमें घेरे हुए हैं वो हमारा पर्यावरण है। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट शब्द पढ़ते हैं, मतलब नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है एनवायरनर। फ्रेंच भाषा का शब्द है। एनवायरनर एक शब्द है जो कि फ्रेंच भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है घेरना या घिरा हुआ। एनवायरनर जो हमारा ये वर्ड है, जो हमारा शब्द है, इसका मतलब घेरना या घिरा हुआ होता है, जो कि आवरण का भी मतलब क्या होता है, घिरा हुआ। और इसी शब्द से एनवायरनमेंट शब्द बना है। तो फ्रेंड्स मैं एक बात क्लियर करूँ, एनवायरनर को हिंदी में आवरण बोलते हैं यानी घिरा हुआ या घेरना, और जो हमारा एनवायरनमेंट है इसको हिंदी में पर्यावरण बोलते हैं। तो अगर मैं बोलूँ आवरण शब्द से पर्यावरण बना है और एनवायरनर से इंग्लिश में एनवायरनमेंट बना है तो कुछ डिफरेंट तो मैंने कहा नहीं है, सेम बात है। तो एनवायरनर जो है फ्रेंच भाषा का शब्द है जो कि हमें याद रखना है और इसका मतलब होता है घेरना या घिरा हुआ, और इसी शब्द से हमारा एनवायरनमेंट शब्द बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जंतु, यानी हमारी पृथ्वी पर हमारे चारों ओर जो भी जीव जंतु पाए जाते हैं, जानवर, कीड़े मकोड़े, जितने भी जानवर होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उड़ने वाले जितने भी होते हैं, तितली वितली, सब इसके अंदर आ जाते हैं जीव जंतु में। नदियाँ, पेड़ पौधे, पहाड़, सड़क तथा भवन आदि जो हमें चारों ओर घेरे हुए हैं अर्थात इन्हीं के आवरण को पर्यावरण कहते हैं। मतलब पर्यावरण शब्द का मतलब समझा है कि होता क्या, हमारी पृथ्वी पर जो भी चीज़ें में घेरे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, नदियाँ होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, पहाड़ होते हैं, ये सब तो नेचुरल हो गए यानी प्राकृतिक चीज़ें हो गई। अब जो अननेचुरल चीज़ें भी होती हैं यानी कि जो प्राकृतिक नहीं भी होती है, हम इंसानों द्वारा बनाई होती है, जैसे कि सड़कें हो गई, भवन हो गया, हमारी कारें हो गई, ये सब चीज़ें जो हो गई जो हमें घेरे रहते हैं, इन सबको मिलाकर पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण के अंदर जैविक यानी कि नेचुरल एंड अननेचुरल दोनों चीज़ें आती है, जो कि प्रकृति भी होती है और अप्राकृतिक दोनों चीज़ें जो हमें जो घेरे हुए होते हैं चारों तरफ से, उन सबको पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पर्यावरण अध्ययन बहुशास्त्रीय विषय के रूप में, यानी पर्यावरण अध्ययन जब हम पर्यावरण को पढ़ने चलते हैं, जब हम पर्यावरण यानी हमारे चारों ओर जितनी भी चीज़ें उन सबकी पढ़ाई करने चलते हैं तो इसमें हमें बहुत सारे विषय पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, यानी ये जो हमारा पर्यावरण अध्ययन है इसके अंदर बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा पर्यावरण अध्ययन में विज्ञान, यानी जब हम पर्यावरण के बारे में पढ़ते हैं तो इसमें हमें साइंस यानी विज्ञान और सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस दोनों के विषय शामिल होते हैं। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान का कौन सा, जैसे कि हमें पता है भूगोल होता है, जिसमें कि हम ज्योग्राफी में हम छोटे क्लास में जब होते थे ना तो हमें पर्यावरण जो हमारा चैप्टर होता था ये हमको
भूगोल में यानी कि ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता था, लेकिन अब एक इसका अलग से सब्जेक्ट बना दिया गया है एनवायरमेंटल साइंस करके, जिसके अंदर हम अपने सिर्फ पर्यावरण के बारे में पढ़ते हैं। तो ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, जैसे कि अब लोग जो है पेड़ काटते जा रहे हैं, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, तो लोगों के मन में ना पर्यावरण को जो महत्वता होती है वो कम होती जा रही है। तो लोगों को पर्यावरण के बारे में जागरूक करने के लिए अब पर्यावरण अध्ययन यानी पर्यावरण को पढ़ाना शुरू कर दिया गया है, ताकि जो लोग हैं वो अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पर्यावरण अध्ययन के विभिन्न अंग। अब जब हम पर्यावरण के अध्ययन करने चलते हैं तो उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, उसके विभिन्न अंग होते हैं। तो क्या क्या होते हैं उसमें? रसायन शास्त्र, मानव शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, भूगोल, स्वास्थ्य, कंप्यूटर, जीव विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, भौतिकी, अभियांत्रिकी, सांख्यिकी, समाजशास्त्र। ये सारे सब्जेक्ट्स हमें पर्यावरण अध्ययन के अंदर पढ़ने पड़ते हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स हमारे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पर्यावरण अध्ययन के घटक। क्या है पर्यावरण अध्ययन के घटक? यानी जब हम पर्यावरण के बारे में पढ़ने चलते हैं तो हमें ये 3 टॉपिक पढ़ने होता है, यानी पर्यावरण की पढ़ाई के लिए हमें ये पढ़ना होता है। पहला पर्यावरण पढ़ना पड़ता है, दूसरा पारिस्थितिकी, तीसरा पारिस्थितिकी तंत्र। इन तीनों को हमें पढ़ना होता है। ठीक है, तो आज हम अपने इस चैप्टर में पर्यावरण को पढ़ने वाले हैं। हम अपने बाकी के इन दोनों टॉपिक्स को नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, पारिस्थितिकी एंड पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पर्यावरण के घटक। किसके घटक? पर्यावरण के घटक, यानी हमारा पर्यावरण किन किन घटकों से मिलकर बना है, किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। ठीक है, पहले हमने पढ़ा था पर्यावरण अध्ययन के घटक, यानी जब हम पर्यावरण की स्टडी करने चलते हैं, उसको पढ़ने चलते हैं तो हमें उसमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं पर्यावरण के घटक, यानी हमारे पर्यावरण में क्या क्या आता है। तो वो था पर्यावरण अध्ययन में क्या क्या आता है, यह पर्यावरण के अंदर क्या क्या आता है। तो इसमें आते हैं हमारे 2 घटक, जैविक, पहला घटक होता है हमारा जैविक, दूसरा घटक होता है हमारा अजैविक। जैविक जो घटक होता है, जैविक का मतलब ही होता है जीवित, यानी जो चीज़ें जीवित हो वो सब हम इसके अंदर पढ़ते हैं। अजैविक का मतलब होता है निर्जीव, यानी जो जीवित ना हो, तो वो हम इसमें पढ़ते हैं अजैविक में। अब जैविक यानी जीवित में क्या पढ़ते हैं हम? जैव मंडल, यानी इसके अंदर हम जीवों का मंडल पढ़ते हैं, यानी इंसानों का, जानवरों का, इन सब का जो जीव होते हैं उन सब का मंडल हम जैव मंडल में पढ़ते हैं। यानी अजैविक के अंदर हम 3 मंडल पढ़ते हैं, वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल, यानी हवा, पानी और भूमि। भूमि को ही स्थल कहते हैं। तो ये तीनों निर्जीव में आती है, यानी अजैविक मंडल में आती है। ठीक है, क्योंकि ये तीनों जीवित नहीं होते हैं। पता है हमारी जो हवा है, हमारा पानी है, भूमि है, ये जीवित थोड़ी है, ये सांस थोड़ी लेती है, तो इसलिए ये हमारे अजैविक घटक में आती है। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला वायुमंडल। ठीक है, तो हम इस चैप्टर के अंदर अपने वो चारों के चारों मंडल पढ़ने वाले हैं, जैवमंडल, वायुमंडल, जलमंडल एंड स्थल मंडल। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले से वायुमंडल से। तो जो हमारा वायुमंडल होता है ये क्या होता है? वायुमंडल, पृथ्वी चारों ओर से वायु की चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। तो हमारी जो पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, ये चारों ओर से वायु से घिरी हुई है, ये जो है वायु से घिरी हुई है, तो इसी को वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर होते हैं। जितने भी जीव जीवित होते हैं, यानी कि हम जो जीव हैं, जैसे कि जानवर हो गए, पेड़ पौधे हो गए, हम इंसान हो गए, हम सबको जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। क्योंकि वही वायुमंडल के अंदर ही तो हवा है जिससे हम सांस लेते हैं, जिससे हम सांस ले सकते हैं, जिससे हम जिंदा रह सकते हैं। तो इसलिए हम वायुमंडल पर निर्भर है, क्योंकि यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। अभी जैसे कि मैंने बताया कि वायुमंडल के अंदर हमें सांस लेने के लिए वायु मिलती है, इसी के अंदर ऑक्सीजन होती है। ठीक है, जिससे ऑक्सीजन को लेकर हम जिंदा रह सकते हैं, तथा सूर्य की किरणों से हमारी रक्षा करता है। जो हमारा वायुमंडल होता है ये हमें सांस लेने के लिए हवा तो देता ही देता है, ये हमें सूर्य की किरणों से भी बचाता है। जैसे कि हमारी पृथ्वी हुई, ये हमारा वायुमंडल हुआ, ये सूरज की किरणें पड़ रही हैं। सूरज के अंदर कुछ ऐसी किरणें होती है जिनको बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रेस, जैसे कि पराबैंगनी किरणें। ये ऐसी किरणें होती है जो हम इंसानों के लिए या फिर दूसरे जीवों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है, बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। तो हमारे पृथ्वी के अंदर आने से पहले ये जो होती है ये वायुमंडल से छन कर आती है। वायुमंडल के अंदर एक ऐसी परत होती है जिसको ओजोन परत बोलते हैं। तो ये ओजोन परत से छन कर आती है, तो जिससे क्या होता है, जो इसके ये नुकसानदायक जिससे हमें बीमारियां हो सकती हैं वो हमें नहीं लग पाती है, छन कर अंदर आती है। ठीक है, तो ये जो पराबैंगनी किरणें होती है इनसे हमें
स्किन कैंसर हो सकता है, यानी स्किन वाला कैंसर हो सकता है, हमें ब्लड कैंसर हो सकता है, हमारी आंखों में इतनी तेज़ रोशनी आएगी कि हम अंधे हो सकते हैं, मोतियाबिंद हो सकता है, इस तरह बहुत सारी बीमारियां हो सकती है जिसका हम मतलब, और हमारी स्किन से रिलेटेड यानी हमारी त्वचा, हमारी खाल से रिलेटेड तो हमें इतनी सारी बीमारियां हो सकती है जिसका कुछ कहना नहीं है। तो इसलिए ओजोन लेयर एक होती है वायुमंडल के अंदर जो हमें ऐसी किरणों से बचाती है, तो इसलिए हमें बोला है कि सूर्य किरणों से हमारी रक्षा करता है। अगर ये छनकर नहीं आएंगी ना, तो आपको पता है इतनी ज़्यादा सूरज की किरणें इतनी ज़्यादा प्रभावशाली होती है कि अगर ये बिना छने पृथ्वी पर आ जाएंगे तो हम इंसान जल तक सकते हैं। तो हमें बचाने के लिए वायुमंडल एक चादर की तरह हमें बचाता है। नेक्स्ट है हमारा वायुमंडल की संरचना, यानी हमारा वायुमंडल किस किस से मिलकर बना है, इसकी संरचना कैसे हुई है। ठीक है, वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, यानी ये 5 परतों से मिलकर बना है। इसको 5 परतों में बांट दिया गया। 5 परतें, 1 2 3 4 5, ये इसकी 5 परतों में इसको बांट दिया गया। इसकी पहली परत है शोभमंडल। क्या है शोभमंडल, जैसे कि 1 2 3 4 5 5 परतें बांट दी गई। तो जो इसकी सबसे निचली परत होती है वो होती है हमारी शोभमंडल, पहली होती है शोभमंडल। जैसे हमारी पृथ्वी है, ये नीचे धरती है, धरती पे हम रह रहे हैं, तो जो हमारे सबसे नज़दीकी परत होती है वो होती है शोभमंडल। शोभमंडल की ऊंचाई लगभग 10 से 13 किलोमीटर होती है, यानी हम इंसानों से 10 से 13 किलोमीटर ऊंची होती है शोभमंडल। मौसम की सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओले गिरना आदि इसी में होती है। यानी हमारे मौसम से रिलेटेड यानी मौसम से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती है, बारिश का होना, कोहरे का होना, ओले का गिरना, ये सब इसी से होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी शोभमंडल में मौजूद वायु से हम सांस लेते हैं। तो जो शोभमंडल होते हैं इसमें वायु जो होती है इससे हम सांस लेते हैं, यानी इसी के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, क्योंकि ऑक्सीजन ही तो होता है जिससे हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन ही तो हम लेते हैं। तो ऐसा ही क्यों है कि इसी से हम सांस लेते हैं। अच्छा देखो, हम यहाँ पे हैं तो ये हमारे सबसे पास है, तो जो लेयर हमारे सबसे पास होगी वही तो हमें सबसे ज़्यादा अच्छे से हवा दे पाएगी ना, हमें वायु प्रदान कर पाएगी ना सांस लेने के लिए, और इसी में सारे घटनाएं हो सकती हैं। तो इसीलिए शोभमंडल में मौजूद वायु से हम सांस लेते हैं। शोभमंडल में नाइट्रोजन जो होती है, शोभमंडल के अंदर अभी हमने बताया वायु जो होती है उससे हम सांस लेते हैं, तो इसके अंदर ज़रूरी तो नहीं है कि ऑक्सीजन ही होगी, इसके अंदर बहुत सारी गैसें प्रेजेंट होती है इस हवा के अंदर। तो जो नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है और दूसरी भी कोई गैसेज होती है। तो जो नाइट्रोजन होती है वो 78% होती है, यानी 75% से भी ज़्यादा, 1/3 हिस्से, 3/4 हिस्से से भी ज़्यादा जो गैस होती है वो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। ऑक्सीजन जो होती है वो 20.95, यानी मुश्किल से बोले तो लगभग 21% तक होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा तथा अन्य गैसें, और जो दूसरी गैसें होती है हमारे वायुमंडल में वो होती है 1% पाई जाती है। जैसे कि हमारा वायुमंडल हो गया, शोभमंडल के अंदर हमें सारी गैसें पाई जाती हैं, तो इसके अंदर क्या होता है 78% तो होती है हमारी नाइट्रोजन। क्या होती है 78% तो होती है हमारी नाइट्रोजन, एंड 21% लगभग 20.95% होती है ऑक्सीजन, और 1% होती है दूसरी गैसें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा बोलता है शोभमंडल में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो तापमान कम होता जाता है। अब जैसे हम तो यहाँ पे रह रहे हैं, पृथ्वी पर रह रहे हैं, ये हमारी पृथ्वी है, धरती है हमारी, तो इससे जब ऊपर जाएंगे तो शोभमंडल आता है। तो शोभमंडल में जैसे जैसे ऊपर जाते हैं जो तापमान होता है वो गिरता चला जाता है और कम होता जाता है। जैसे तापमान कम होता है तो ठंड बढ़ती चली जाती है। तो क्या होता है जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हम ठंड बढ़ती चली जाएगी, तापमान गिरता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो अब हम पढ़ते हैं अपनी दूसरी परत। हमारी दूसरी परत है समताप मंडल। ये शोभमंडल के ऊपर होती है दूसरी परत। पहली परत हमारी शोभमंडल, दूसरी हमारी समताप मंडल। तो इसका पहला पॉइंट है यह वायुमंडल की दूसरी परत है। तो जैसे मैंने बताया हमारी दूसरी परत है तथा यह शोभमंडल की समाप्ति से लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। जैसे कि हमारी शोभमंडल है तो ये इतने सारे क्षेत्रफल में इतनी ऊंचाई तक फैली हुई है। तो जैसे ये ख़त्म होती है इससे लगभग 50 किलोमीटर ऊपर तक जो होती है यह हमारी समताप मंडल जो होती है ये फैली हुई होती है। ठीक है, तो समताप मंडल में ही 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत पाई जाती है। मैंने आपको बताया था हमारे वायुमंडल के अंदर ओजोन एक लेयर होती है वो पाई जाती है। तो वो ओजोन परत पाई कौन सी परत में जाती है, वो समताप मंडल के अंदर ही एक परत होती है ओजोन परत। ठीक है, तो समताप मंडल में जैसे कि ऊपर जाएंगे तो 20 से 30 किलोमीटर यानी यहीं पे कहीं बीच में ही कोई ओजोन परत पाई जाएगी। ठीक है, जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। अभी मैंने आपको बताया था पराबैंगनी किरणें जो सूरज की किरणें होती है वो हमारे लिए कितनी नुकसानदायक होती है। तो यही ओजोन की जो परत होती है यही हमें इन किरणों से बचाती है। तीसरा हमारा पॉइंट है समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं। वायुयान यानी कि जो एयरप्लेन, हेलीकॉप्टर्स वगैरह उड़ते हैं वो समताप मंडल में ही उड़ते हैं।
क्षोभ मंडल में नहीं उड़ते हैं। किस में उड़ते हैं? समताप मंडल में उड़ते हैं। तीसरी परत जो है हमारी वो है मध्य मंडल। क्या है? हमारी तीसरी परत है मध्य मंडल। पहली हमारी क्षोभ मंडल, दूसरी हमारी समताप मंडल, तीसरी होता है हमारी मध्य मंडल। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह ज़मीन से 50 से 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर पाई जाती है। जैसे कि हमारी ज़मीन है तो ये 50 से 80 किलोमीटर दूरी पर हमारी मध्य मंडल होती है। ठीक है, तीसरी जो हमारी परत होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मध्य मंडल में तापमान -100 से -90 डिग्री तक नीचे जा सकता है। यानी कि हमने अभी पढ़ा जैसे कि हम क्षोभ मंडल से ऊपर ऊपर चले जाते जाएंगे तो तापमान है वो कम होता जाएगा। तो सोचो ये तो क्षोभ मंडल से ऊपर जाने में तापमान कम हो रहा है, समताप मंडल से ऊपर जाएंगे और तापमान कम होएगा। जैसे ही हम अपने मध्य मंडल में है जो तापमान होता है वो -100 से भी -90 डिग्री तक आ जाता है, यानी 0 डिग्री से भी कम हो जाता है। यानी 0 डिग्री पे इतनी ठंड होती है कि हम सहन नहीं कर सकते। तो सोचो -100 और -90 हम कैसे सहन करेंगे? इतनी ठंड होती है, हड्डियां जमाने वाली ठंड हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यहाँ जलवाष्प बादल के रूप में जम जाती है। अच्छा एक बात सोचो, जैसे कि हमारी जो जल वाष्प होती है हमारे पानी की जो भाप होती है, तो वो जैसे जैसे ऊपर जा रही है ऊपर जा रही है मौसम जो है वो ठंडा होता जा रहा है, वहाँ का तापमान और ठंडा होता जा रहा है। तो ऊपर जाके यानी मध्य मंडल में जाके जल वाष्प जो है उस ठंडे तापमान की वजह से जम जाती है वहीं पे और बादल का निर्माण कर लेती है। ठीक है, तो यहाँ जलवाष्प बादल के रूप में जम जाती है तथा उल्कापिंड मध्य मंडल में आते ही भस्म हो जाते हैं। तो उल्कापिंड क्या होता है? उल्कापिंड वो पत्थर होते हैं जो हमारे स्पेस से, अंतरिक्ष से हमारे पृथ्वी की ओर आकर गिरते हैं। तो वो जो उल्कापिंड होते हैं, जैसे समझो ये उल्कापिंड है, ये हमारे अंतरिक्ष से आ रहा है, तो ये हमारी क्या है? मध्य मंडल है। तो ये मध्य मंडल में आते ही भस्म हो जाते हैं। ये हमारी पृथ्वी पर नीचे आ ही नहीं पाते हैं, ये ऊपर वायुमंडल में ही भस्म हो जाते हैं। तो ये जो परत हुई हमारी मध्य मंडल, ये हमारे लिए 2 कारणों से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, यहाँ पर बादल का निर्माण होता है, दूसरा यहाँ पे उल्कापिंड जो होता है वो भस्म हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, मध्य मंडल में तरंगे भी पाई जाती हैं। मध्य मंडल के अंदर कुछ तरंगे भी पाई जाती हैं, इसलिए इन सब कारणों की वजह से, इन तरंगों की वजह से ये जो हमारे वायुमंडल है इसको अत्यंत अशांत क्षेत्र भी कहते जाता है। यानी इन तरंगों की वजह से वायुमंडल का सबसे अशांत यानी जिसमें शांति ना रहती हो ऐसा क्षेत्र कहा जाता है मध्य मंडल को। ठीक है, तो हमारे जो 4th परत यानी चौथी जो हमारी परत है वो है बाह्य वायुमंडल, थर्मोस्फीयर एंड तापमान। बाह्य वायुमंडल, थर्मोस्फीयर, तापमंडल ये तीनों एक ही हमारी चौथी परत का ही नाम है। पहली होती है हमारी क्षोभ मंडल, दूसरी समताप मंडल, तीसरी मध्य मंडल, चौथी होती है हमारी बाह्य वायुमंडल भी कह सकते हैं, थर्मोस्फीयर भी कह सकते हैं, तापमंडल भी कह सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी एक नाम कह सकते हैं। यह वायुमंडल की चौथी परत है, जैसे कि मैंने भी बताया चौथी परत है, जिसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान बहुत तीव्रता से बढ़ता है। अच्छा एक बात बताती हूँ, अभी हमने पहले पढ़ा था कि जैसे जैसे हम इन तीनों लेयर में ऊपर बढ़ते हैं तो तापमान घटता है यानी कम होता है, यानी ठंड बढ़ती है। ठीक है, यहाँ पर तापमान कम होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इस चौथी लेयर के अंदर जो तापमान होता है वो बढ़ता है। क्या करता है? बढ़ता है, यानी गर्मी बढ़ती है। तापमान के कम होने पर ठंड बढ़ती है, तापमान के बढ़ने पर गर्मी बढ़ती है। तो पहले तीनों लेयर के अंदर तापमान जो था वो कम हो रहा था, लेकिन इस चौथी परत के अंदर तापमान बढ़ रहा है। ठीक है, इस परत का प्रयोग रेडियो संचार में होता है। ये जो हमारी चौथी परत है थर्मोस्फीयर तापमंडल, इस वाली परत के अंदर रेडियो संचार होता है, इसका प्रयोग रेडियो संचार के लिए किया जाता है तथा आयन मंडल इसी परत का भाग होता है। अब हमारी जो 5वीं परत है वो है बहिर्मंडल। क्या है? बहिर्मंडल। पहली होती है हमारी क्षोभ मंडल, दूसरी समताप, तीसरी मध्य, चौथी बाह्य वायुमंडल और 5वीं होती है बहिर्मंडल। ये हमारी सबसे ऊपरी परत होती है। ये वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत होती है। मैंने आपको बताया था वायुमंडल 5 परतों से बना हुआ है, तो 5वीं और सबसे आखिरी परत होती है हमारी सबसे ऊपरी परत होती है बहिर्मंडल तथा यह वायु की पतली परत होती है। यह हवा की हल्की सी पतली सी परत होती है। इस परत में हीलियम तथा हाइड्रोजन जैसी हल्की गैस तैरती है। तो यह सबसे पतली परत है, तो इसके अंदर हल्की हल्की गैसें तैरती है। कौन सी? हीलियम और हाइड्रोजन बहुत हल्की होती है वेट में, वजन में, तो ये गैस इसके अंदर तैरती हैं, ये गैस प्रेजेंट होती हैं। तीसरा हमारा सैटेलाइट तथा अंतरिक्ष यान इसी मंडल में स्थापित किए जाते हैं। अब जैसे हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी के ऊपर ये हो गया हमारा बहिर्मंडल। क्या हो गया? हमारा बहिर्मंडल। तो हमारे इसी बहिर्मंडल के अंदर हमें ये जो हमारी सैटेलाइट होती है, हमारी पृथ्वी का आपने सुना होगा न्यूज़ पे कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर कभी कोई सैटेलाइट छोड़ दी जाती है, कभी कोई सैटेलाइट छोड़ दी जाती है। तो इन सैटेलाइट्स का काम होता है हमें हमारी
जानकारी देना, जो जिस भी काम के लिए वो सैटेलाइट छोड़ी जाती है हमारी पृथ्वी के चारों ओर हमारे अंतरिक्ष में, तो ये सैटेलाइट इसी एक परत के अंदर छोड़ी जाती है, बहिर्मंडल परत के अंदर ये सैटेलाइट छोड़ी जाती है जो हमारे पृथ्वी के चारों ओर घूमती है और हमें जानकारी देती है, ठीक है। और जो हमारे अंतरिक्ष यान होते हैं, जो अंतरिक्ष में जाने वाले यान होते हैं, वो भी इसी मंडल में स्थापित किए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिए या फिर हमारी सोशल साइट फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पे हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। एंड फ्रेंड्स, हमारे बाकी सब्जेक्ट की जो वीडियो है उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर तो ज़रूर कीजिए।